हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज जिसमें हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू इन तीनों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार करेंगे। और इसी चरण में सबसे पहले आ रही है प्रारंभिक परीक्षा, जिसका टॉपिक 1 है सिलेबस के हिसाब से मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। और जो सब टॉपिक है इसका वो है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश। इसे हम नॉर्मली वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इतिहास का डिवाइडेशन किया जाता है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। बस सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें हम सिर्फ मध्य प्रदेश को ही कवर करेंगे और इंडिया की बाकी हिस्ट्री के लिए हम अलग से उसकी तैयारी करेंगे जब हम सिलेबस पे उस टॉपिक पर पहुंचेंगे उसके बाद। यदि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मध्य प्रदेश को देखते हैं तो बहुत रिच है ये, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य है और हर काल में हम इतिहास के यहाँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इस टॉपिक में हम विस्तार से सब घटनाक्रमों पर विचार करने वाले हैं। टॉपिक को हमने पूरी तरह से कवर किया है, लेकिन इसके अलावा हमने वर्तमान ट्रेंड का भी एनालिसिस किया है। देखिए, इस टॉपिक की यदि बात की जाए तो 2019 जो कि लेटेस्ट पेपर अभी हुआ था उससे लेके 2003 तक के क्वेश्चंस पेपर का हमने एनालिसिस किया है। और इसमें देखने में आया है कि 6 से 10 तक प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। यदि आज के पैटर्न की बात करें जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 6 to 10% ये टॉपिक कवर करता है। तो इसकी तैयारी करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस में भी हमें बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, नॉर्मल जो डिवाइडेशन है इतिहास का दो भागों में करा जाता है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिस काल में हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है और हम पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही डिपेंड रहते हैं इतिहास को जानने के लिए। इसको भी, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये स्टोन एज है और स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने टूल्स, जो उसके औजार थे जीवन यापन के लिए, वो पत्थर से बनाता था। और ये शुरू होता है 30 लाख साल पहले पुरापाषाण काल और 10,000 साल तक आता है ईसा पूर्व में। और मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000। और एक ट्रांजिशन फेज यहाँ पे, तभी इन दोनों के बीच की डेट्स जो है वो एक दूसरे को काट रही हैं। तो 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक आएगा नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है इसको भी हमने, इसके जो मनुष्य जो औजार प्रयोग करता है उसके आधार पर 3 चरणों में, 3 भागों में बांटते हैं। एक निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। समय आप देख ही सकते हैं, 30 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000 और 40,000 से 10,000। यदि हम स्टोन एज की बात मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे सामने, वो है नर्मदा मानव। नर्मदा मानव एक होमो प्रजाति के मनुष्य का जीवाश्म है जो कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसकी यदि हम टाइम फ्रेम देखें तो 2.5 लाख साल से 1.5 लाख के बीच में कहीं इसको रखा जाता है। ये होमो इरेक्टस प्रजाति का है और ये प्रजाति जो है वो होमो सेपियन से भी पहले की मानी जाती है। ये प्रजाति आधुनिक मानव से ही संबंधित है। और यदि हम इस जीवाश्म की पर्टिकुलरली बात करें तो ये भारत में पाषाण युग से होमो प्रजाति के जीवाश्म का एकमात्र प्रामाणिक रिकॉर्ड है। इसको ढूंढने का श्रेय जाता है भूगर्भ शास्त्री स्वर्गीय श्री अरुण सोनकिया जी को, जिन्होंने 1982 में से नर्मदा घाटी के पास से खोजा था। मतलब हम मान सकते हैं कि जो नर्मदा घाटी है वो प्रारंभिक मनुष्य के रहने का स्थान होगी, मतलब मनुष्य इसके आसपास ही कहीं रहता होगा। देखिए, उस समय यदि हम पुरापाषाण युग की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके टूल्स, क्योंकि यही एकमात्र साधन था जिससे मनुष्य अपने जीवन को किसी भी तरह से सरवाइव करता था अपने लाइफ में। यदि हम पुरापाषाण औजारों की बात करें तो इसमें चॉपर आएंगे जिसको खंडक कहते हैं, हैंडेक्स या हस्त कुठार जो होता है, कुल्हाड़ी, क्लीवर या विदारणी। देखिए, इसके शेप से आप समझ सकते हैं कुचलने या फिर हड्डियों को तोड़ने के काम में आता है। जो हैंडेक्स है ये कोई चीज काटने के काम में आएगा, जैसे लकड़ियां काटना है या फिर जानवरों की चमड़ी को काटना, मांस को काटना। और ये जैसे कोई चीज खोदने या निकालने के काम में आने जैसी, जैसे मांस को हड्डियों से अलग करना, इस टाइप के यूज इससे किए जाते रहे होंगे। मध्य पुरापाषाण युग के यदि औजारों की बात करें तो स्क्रैपर, जिससे अंदर से कोई खाल को अलग करना, हड्डी को, वो कर सकते हैं। खोदने के काम में आएगी। और ये जो बोरर है या बर्मा जिसे कह रहे हैं, ये पेड़ों में छेद करने के लिए या कुछ चीज को उसमें भेदने के लिए इसका यूज किया जाता होगा। ये जो पत्थर थे मध्य पुरापाषाण के, ये फ्लेक से बनाए जाते थे, पत्थरों की परतों से, मतलब पत्थर को तोड़ के चटका के उसकी पतली सी परत निकाल के ये पत्थर बनाए जाते थे। इसीलिए इस टाइम को फ्लेक कल्चर भी कहा जाता था। इसमें अच्छी किस्म के क्वार्ट्जाइट पत्थर का जो था वो यूज किया जाता था।
इसके अलावा कई कीमती पत्थर भी यूज किए जाते थे, जैसे चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, ये सभी। अब निम्न पुरापाषाण कालीन औजारों की बात करें तो यहाँ पे काफी छोटे छोटे और थोड़े परिष्कृत रूप से औजार सामने आने लगे थे, और क्योंकि इसमें फ्लेक और ब्लेड का उपयोग किया जाता था, इसलिए फ्लेक ब्लेड कल्चर भी इस टाइम को, यानी निम्न पुरापाषाण काल को कहा जाने लगा। इसके अलावा ये लोग पत्थरों के अलावा यहाँ पर पशुओं की हड्डियों और सींगों का भी उपयोग उपकरण बनाने के लिए करने लगे थे। यदि हम बात करें स्टोन एज की तो कई सारी इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे शैलाश्रय, या जैसे कह सकते हैं हम केव्स, क्योंकि उस समय मनुष्य के पास रहने के लिए सिर्फ एक ही साधन था कि नेचुरल जो केव्स हैं या गुफाएं हैं उसमें वो रहने लगता था, अलग से वो कोई घर बनाना नहीं जानता था, तो उसके पास यही एकमात्र साधन था। मध्य प्रदेश में हमें कई बड़ी मात्रा में केव पेंटिंग्स मिली है, जैसे गुहा चित्र कहते हैं, मतलब मनुष्य उस समय क्या करता था कि कई तरह के चित्र बनाता था, जहां वो जिन गुफाओं में रहता था इन स्टोन्स के ऊपर कई तरह के वो चित्र बनाता था। इसी को ही हम गुहा चित्र कहते हैं या फिर हम केव पेंटिंग्स कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका, आदमगढ़, नागौरी, ये रायसेन के पास है नागौरी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हमें ये केव पेंटिंग्स मिली है। यदि हम मध्य प्रदेश की केव पेंटिंग्स की तुलना करें तो हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर रोडेशिया, जिसको हम जिम्बाब्वे कहते हैं आज, पूर्वी स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया, यहाँ से जो चित्र मिले वो भी काफी मिलते जुलते हैं, मतलब उनके स्टोन एज के जो पिक्चर्स हैं वो मध्य प्रदेश में मिले पिक्चर्स से काफी सिमिलर हैं। देखिए, पाषाण कालीन कला की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है पेट्रोग्लिफ्स। इसमें क्या होता है, चट्टान की सतह पर नक्काशी की जाती है, मतलब उसको खोद कर कुछ बाहर निकाल के उत्कीर्णन जिसको कहते हैं, कार्विंग कहते हैं जिसे, वो की जाती है, इसे कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। इसके अलावा होता है पिक्टोग्राफ, जिसमें चट्टानों पर और शैल आश्रयों के अंदर ही पेंटिंग या चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक चित्र लगाई है, आप देख सकते हैं। और एक होता है पेट्रोफॉर्म, जिसमें क्या होता है कि पत्थरों की स्टैकिंग करके, मतलब एक के ऊपर एक जमा कर या मूर्ति टाइप की बनाकर उस तरह से इसको तैयार किया जाता है। यदि हम केव पेंटिंग्स या गुहा चित्रों में बनाई गई आकृतियों की बात करें तो जो मनुष्य का उस समय का जीवन था नॉर्मल, उसके बारे में उसने लिखा, जैसे युद्ध के दृश्य, तीर और कमान के साथ घुड़सवार, कई तरह के जानवर जैसे बैल, घोड़ा, बंदर, मछली। इसके अलावा आदमगढ़ से एक बहुत ही एक चीज देखने को मिली है जो कि थोड़ी अनयूजुअल है, वो है जिराफ की एक पेंटिंग, जिसे जिराफ समझा जाता है, इसकी पेंटिंग एक आदमगढ़ से मिली है। अगर हम मध्य प्रदेश के पुरापाषाण कालीन स्तरों की बात करें तो कई सारी जगह हैं जहां से हमें इस तरह के एविडेंसेस मिले। हाथमुरा की बात हम कर ही चुके हैं कि सीहोर जिले में यहाँ पे नर्मदा मानव की खोपड़ी पाई गई थी। यहाँ पर कई और पुरातत्ववेत्ताओं ने भी पुरातात्विक उत्खनन किया है, जैसे सांकलिया और आरबी जोशी। यदि सोन नदी घाटी की बात करें, मतलब रीवा सतना का जो क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश कह सकते हैं जिसे, इसमें निसार अहमद द्वारा उत्खनन किया गया था और कई पुरापाषाण कालीन स्थल यहाँ पर भी और उपकरण भी हमें मिले हैं। भीमबेटका सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश की, रायसेन जिले में आती है, अब्दुल्लागंज के पास में। और इसमें हमेशा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर्स में देखने को मिलेंगे, तो जब भी आप इसकी तैयारी करें और आगे मैं आपको बताऊंगा उसमें आप काफी ध्यान दें इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। यहाँ की गुफाओं से भी कई तरह के हमें केव पेंटिंग्स मिली और टूल्स मिले हैं। इसके बाद हम नरसिंहपुर क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यहाँ से भी हस्त कुठार, मतलब हैंड एक्स, और विदारणी मतलब क्लीवर, ये जो टूल्स थे ये हमें यहाँ से मिले हैं। देखिए, महादेव पिपरिया नाम की एक जगह है, यहां से एक विशेष प्रकार का उपकरण मिला, जैसे महादेवियन नाम दिया गया है। ये थोड़ा सा अलग तरह का टूल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद के पास, इसको फैक्ट्री साइट भी कहते हैं। फैक्ट्री साइट कहने का मतलब यह है कि एक जगह ऐसी थी जहां पर सभी उपकरण बनाए जाते थे, उसे फैक्ट्री साइट भी कहते हैं या कारखाना कहते हैं उपकरण का। यहाँ पर मध्य पाषाण के हमें कई सारे प्रूफ्स मिले हैं और छोटे लघु उपकरण भी मिले हैं, जिसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। नागौरी एक जगह है रायसेन जिले के पास, सांची की तहसील से लगभग 22 किलोमीटर दूर, बेतवा नदी के पास है। यहाँ पर हमें शैलाश्रयों का एक समूह मिला है, मतलब केव पेंटिंग्स भी मिली हैं और केव्स भी मिले हैं जो कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। विंध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर LCL कार्लाइल, इन्होंने एक लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ खोजा था, जो भारत में, पूरे भारत में सबसे पहला एक माइक्रोलिथ माना जाता है, मतलब लघु पाषाण उपकरण पाया जाता है, और जो डेट है वो है 1967। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मंदसौर के पास, चतुर्भुज नाला शैलाश्रय। देखिए, ये जो है वो बहुत लंबे भाग में फैला हुआ है। ये जो शैलाश्रय है ये बहुत लंबे भाग में फैले हुए, इसलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरीज में से एक माना जाता है। इसकी खोज पांचोली जी ने की थी और ये पेंटिंग्स अपने आप में
बहुत लंबी अवधि मतलब कि पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक की हमें देखने को मिलती है। यदि हम मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल मतलब स्टोन एज के, जैसे सिहावल, नक्सर खुर्द, समनापुर, टिकोदा ये रायसेन आ गया, आदमगढ़ मतलब होशंगाबाद, भीमबेटका मतलब कि रायसेन। ठीक है, ये सभी जो स्थल है इनको आप एक बार मैप में ड्रॉ करके भी देखिएगा कि यदि अगर आप मेंस में इसका आंसर लिखते हैं तो कुछ आप थोड़ा पावरफुल तरीके से प्रेजेंट कर पाए इस चीज को। देखिए, यदि हम थोड़ा सा डीप में बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो आएगा भीमबेटका। भीमबेटका सबसे अधिक प्रतिष्ठित है और महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, जो भारत में प्रारंभिक मानव के अस्तित्व के शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यदि भारत में पाए जाने वाला पहला स्थल नहीं, लेकिन फिर भी इसमें हमें निरंतर यहाँ पर मानव के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब पुरातात्विक मतलब पुरापाषाण युग से लेकर मध्य पाषाण युग तक, नवपाषाण युग तक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भीमबेटका जो है वो भीमबेटका, ये जो देख रहे हैं भीमबेटका का ही एक अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है जो महाभारत में भीम थे उनके बैठने का स्थान। ये होशंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर में है और यहाँ पर लगभग 500 हमें शैलाश्रय मिले हैं। ये यूनेस्को साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 1972 में वीएस वाकड़कर काफी बड़े पुरातत्ववेत्ता हैं, इन्होंने यहाँ पर पुरातात्विक जांच प्रारंभ की थी। यहाँ पर हमें माइक्रोलिथिक्स भी मिले हैं, पुरापाषाण उपकरण भी मिले हैं, मध्य पुरापाषाण मतलब पूरी सीरीज हमें देखने को मिलती है मानव इतिहास की। यहाँ पर स्टोन एज की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे महादेव पिपरिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक महादेवियन टाइप का एक यूनिक टूल मिला है। ये नरसिंहपुर जिले से 24 किलोमीटर दूर है और 1961 में ये पुरातत्वविद खत्री जी द्वारा खोजा गया था। देखिए, इसके अलावा जो महादेवियन है ये एक चॉपिंग टूल है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और अफ्रीका में एक टूल चलता है ओल्डोवन, उसी की तरह ये लगभग सिमिलर है। इसे माना जाता है निम्न पुरापाषाण कालीन औजार। बाद में सुपेकर ने भी 1963 और 65 के बीच में यहाँ पे खुदाई की थी। ऐसा माना जाता है जो महादेवियन है इससे बाद में कई तरह के और भी टूल डेवलप हुए हैं। आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट एक पुरातात्विक साइट है हमारे लिए। ये पाषाणकालीन स्थल है जो कि होशंगाबाद से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और आरवी जोशी ने 61-62 में यहाँ पर खुदाई की थी। यहाँ पर हमें कई तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ पर 18 खाइयां हैं जिनमें खुदाई की गई है, जिनको ADG 1 से ADG 18 तक नाम दिया गया है। यहाँ की जो रॉक शेल्टर्स हैं वहां से हमें कई तरह के औजार जैसे हस्त कुठार, विदारणी, स्क्रैपर, फ्लैक्स, चॉपर, कोर ये सभी मिलते हैं और ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ये फैक्ट्री साइट थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। मतलब यहाँ पर कई तरह के उपकरण बड़ी मात्रा में बनाए जाते थे, जैसे सप्लाई करने के लिए बनाए जा रहे हों। टिकोदा एक स्थल है जो कि रायसेन से 22 किलोमीटर दूर है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने यहाँ पर 1983 में खुदाई प्रारंभ की थी। यहाँ पर हमें फ्लैक्स, कोर और क्लीवर ये टूल्स मिले हैं और एक यहाँ की साइट है TKD 2 जिसे कहा गया है। यहाँ पर कई तरह की कलाकृतियों के समूह हमें मिले हैं और विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक औजार भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। सिहावल मतलब सोन नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और यहाँ की खुदाई कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेन पॉल और JM कियोनर, कैरोल सुसमैन और जेन गुटिन इन लोगों के निर्देशन में की गई थी। यहाँ पर क्वार्ट्जाइट और बलुआ पत्थर से बने टूल्स मिले हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो चर्ट से भी बने हुए हैं। और जो नॉर्मल टूल्स हमें मिलते हैं क्लीवर, चॉपर, हैंड एक्स, साइड फ्लैक्स और स्क्रैपर्स, ये सभी यहाँ पर हमें पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो स्थल आता है वो है नक्सर खुर्द। ये सोन नदी के दाहिने किनारे पर है और यहाँ पर कई पुरातात्विक परतों को खोदा गया है। मतलब जब पुरातात्विक परतों को एक के बाद एक खोदा जाता है तो कई तरह की सभ्यताएं वहां से सामने आने लगती हैं। इसमें हमें वही टूल्स जो हमने बात की थी, हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर्स, स्क्रैपर्स, फ्लैक्स, कोर्स, ये सभी मिले हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कुछ जो नदियां हैं उनके डिपॉजिट्स मतलब उनके द्वारा भाई गई मिट्टी के द्वारा बहुत बड़ा जमाव किया गया था। और इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि यहाँ पर कोई एक बड़ी वाटर बॉडी रही होगी और इन्हीं परतों के नीचे से जो ये जगह है नक्सर खुर्द वो बाहर आई है और इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ पर खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की BD मिश्रा द्वारा की गई थी। यहाँ पर जितनी भी परतें खोदी गई हैं सभी में हमें कोई ना कोई संस्कृति देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल आता है वो है समनापुर। समनापुर भी नक्सर खुर्द के बारे में जैसा हमने पढ़ा, ये भी कई डिपॉजिट्स के जमने के कारण दब गया था और वो जब गाद को हटाया गया तो ये स्थल सामने आया है। ये जो गांव समनापुर करके है
वहां से 1.5 किलोमीटर दूर नर्मदा और रिची नाला नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर बाकी जगहों से जो थोड़ी सी यूनिक चीज़ है वो है कि यहाँ पर कच्चा माल जो है इन टूल्स को बनाने के लिए चार्ट और क्वार्टजाइट है। यहाँ पर विंध्यन क्वार्टजाइट का भी यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ में पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर 2-3 यूनिक चीज़ें थी जो इसको पुरापाषाण काल से अलग करती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, जैसे ये मैंने एक चित्र लगाया, इसमें आप देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इनको लघु पाषाण उपकरण भी कहते हैं, या माइक्रोलिथ्स या फिर पिग्मीज उपकरण भी कहा जाता है। इस समय मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था और ये अंतिम संस्कार की विधियों का भी प्रयोग करने लगा था। यदि हम इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो आदमगढ़ है, चतुर्भुज नाला है मंदसौर का, और भीमबेटका। यहाँ से हमें मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र मिले हैं, लघु उपकरण भी मिले हैं। और जो आदमगढ़ है, यहाँ से लगभग 25,000 माइक्रोलिथ्स थे, जैसे अपन ने बात की थी कि ये फैक्ट्री साइट थी वैसी। और ये सबसे प्राचीनतम पशुपालन का प्रमाण भी देता है हमें, जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में। और महादेव पहाड़ियों में दौरथी द्वीप और जम्बू द्वीप, ये कुछ ऐसे केव्स हैं जहाँ पर हमें मध्य पाषाणकालीन शवाधान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भीमबेटका और सीधी जिले का बागौर 2, वो भी मध्य पाषाणकालीन स्थल ही माना जाता है। मध्य पाषाण काल के बाद मानव नवपाषाण काल में आया और काफी डेवलप हो गया वो, क्योंकि यहाँ पर वो कृषि करना सीख गया, स्थायी निवास करना, चक्के की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना और कपास से कपड़े बनाना वो सीख गया था। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, एरंड, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें नवपाषाण कालीन संस्कृति के टूल्स मिले हैं, या साक्ष्य मिले हैं इनके। कई सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद, नंदवंश, मौर्य वंश, विदेशी आक्रमण, और इसके आगे सो ऑन जो भी टॉपिक्स आएंगे वो नेक्स्ट पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और इस कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।